हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे किसी सरकारी संस्था में नए सरदार के प्रवेश से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, जैसे लिखा है कि किसी साझेदारी संस्था में किसी नए साझेदार का स्वामी के रूप में प्रवेश करना तथा साझेदारों की संख्या में वृद्धि होना ही नए साझेदार का प्रवेश कहलाता है। यानी कि सबसे मेन क्या है, स्वामी के रूप में प्रवेश करना और संख्या में वृद्धि होना, ये दो चीज़ें होती हैं नए साझेदार के प्रवेश के टाइम पे। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए कि सबसे पहला तो जो है वो है कि जो हमारा साझेदारी संलेख होता है वो मृत हो जाता है। जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है फर्म में, तो जो पुराना साझेदारी संलेख होता है वो मृत हो जाता है और दूसरा साझेदारी संलेख बनाना पड़ता है। ठीक। दूसरी बात ये कि जब भी कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है फर्म में, तो जाहिर सी बात है उसके पास कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यता होगी, तभी उसको फर्म में मतलब कि प्रवेश दिया जाएगा, या फिर वो पूंजी देगा, या फिर उसकी प्रबंधन क्षमता अच्छी होगी, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी चीज़ होगी जिसकी ज़रूरत हमारे फर्म या संस्था को होगी, तभी उसे प्रवेश दिया जाता है। और जब फर्म या संस्था उसकी किसी भी योग्यता का या फिर किसी भी गुण का लाभ उठाती है, तो जाहिर सी बात है कि इसके बदले में जो नया साझेदार उसे क्या दिया जाता है, लाभ का हिस्सा दिया जाता है। अब ये लाभ का हिस्सा उसे कैसे मिलता है, तो जो भी पुराने साझेदार होते हैं वो अपने लाभ के हिस्से में से कुछ हिस्सा छोड़ते हैं, जिससे कि जो नया साझेदार है उसके लाभ का हिस्सा बनता है। तो ये हो गया हमारे नए साझेदार के प्रवेश का अर्थ। अब आइए देखते हैं परिभाषा क्या दी गई है। तो जैसा कि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार परिभाषा दी गई है। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 1932 की धारा 31(1) के अनुसार कहा गया है कि फर्म के सभी साझेदारों की सहमति से ही नया साझेदार फर्म में प्रवेश पा सकता है। यानी कि सभी साझेदारों की सहमति अनिवार्य है। फिर नया साझेदार फर्म में प्रवेश करने के बाद फर्म द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। यानी कि जब वो फर्म में प्रवेश कर लेगा, उसके बाद फर्म द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसके लिए वो क्या होगा, उत्तरदायी होगा प्रवेश करने के बाद। फिर धारा 31(2) के अंतर्गत कहा गया है कि नया साझेदार साझेदार बनने के पहले यानी पूर्व साझेदारी फर्म द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं। जाहिर सी बात है, जब वो एडमिशन अभी तक लिया ही नहीं है फर्म में, तो उससे पहले जो भी काम हुए होंगे तो उससे उसको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता और उसके लिए उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। तो ये चीज़ें कही गई है धारा 31(2) के अनुसार। तो इस चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन में भी। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति फर्म में साझेदार बन सकते हैं। तो देखिए, पहला तो यहाँ पे लिखा है व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल। इसमें क्या है कि कोई भी पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ठीक है, कोई भी साझेदार इसमें बन सकता है, लेकिन उनका वयस्क होना यानी कि बालिग होना जरूरी है, वयस्क होना जरूरी है। ठीक। दूसरी कंडीशन है अवयस्क की। अवयस्क में भी यही है कि पुरुष या स्त्री कोई भी अवयस्क साझेदार साझेदारी संस्था में प्रवेश ले सकता है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सभी साझेदारों की सहमति हो, सभी की सहमति यानी कि सभी साझेदारों की सहमति होनी चाहिए। और दूसरा ये कि केवल लाभ के लिए वो प्रवेश करेगा, केवल लाभ के लिए, उसके अलावा उसका और कोई काम नहीं होगा फर्म में, वो सिर्फ और सिर्फ लाभ के लिए प्रवेश कर सकता है। तीसरा है कि फर्म जो है वो किसी भी फर्म को आप अपनी साझेदारी संस्था में नए सदस्य के तौर पर एंट्री दे सकते हैं। इसमें क्या है कि जो फर्म आपकी संस्था में आ रही है नए साझेदार के रूप में, उससे उसका समापन नहीं होगा, वो उसका उस फर्म का अंत नहीं होगा, वो बल्कि एक अलग सदस्य के तौर पे अपना अलग बिजनेस करती रहेगी और हमारे फर्म का जो बिजनेस है वो भी चलता रहेगा, लेकिन वो जो नई फर्म आ रही है वो हमारे फर्म की ही सदस्य कहलाएगी। ठीक है, इससे उसका विघटन यानी कि समापन नहीं होता है। लास्ट जो है अन्य संस्थाएं एवं संघ, तो नए साझेदार के रूप में किसी भी संस्था या संघ को भी अगर वो एलिजिबल है, योग्य है, तो हम लोग साझेदारी संस्था में प्रवेश दे सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई कि किसे हम लोग प्रवेश दे सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि उन्हें प्रवेश क्यों, मतलब किसी भी नए साझेदार के प्रवेश का कारण क्या होता है, कब हम लोग किसी नए साझेदार को अपने फर्म या संस्था में प्रवेश देते हैं। तो इसमें पहला कारण है पूंजी की कमी। देखिए, अगर जो हमारी संस्था चल रही है, ठीक है, मान लीजिए उस संस्था को ए और बी मिल करके चला रहे हैं, ठीक है, लेकिन ए और बी की जो पूंजी है वो उस संस्था को आगे वर्षों तक कार्य करने के लिए मतलब उपयुक्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उन्हें और पूंजी की ज़रूरत है। तो वो क्या करते हैं, किसी नए सदस्य मान लीजिए जेड को फर्म में एंट्री देते हैं ताकि वो कुछ और पूंजी लाए और हमारा व्यापार जो है वो आगे तक चल सके। ठीक है, तो ये होती है पूंजी की कमी के कारण भी किसी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया जाता है। दूसरा, नए साझेदार के ज्ञान का प्रयोग, यानी कि कोई जो नया साझेदार है उसके अंतर्गत कोई विशिष्ट योग्यता है या फिर कोई उसे विशेष ज्ञान है जिससे हमारे फर्म को क्या होगा, लाभ होगा। जाहिर सी बात है, कोई फर्म हानि के लिए तो किसी साझेदार को प्रवेश देगी नहीं। तो अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास या फर्म या संस्था के पास कोई ऐसा विशेष योग्यता है या फिर विशेष ज्ञान है जिसके कारण फर्म को आगे के वर्षों में लाभ होगा, तो उस कंडीशन में भी कोई भी फर्म किसी नए साझेदार को प्रवेश दे सकती है। तीसरा, प्रबंधन में कठिनाई, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए जो भी व्यक्ति से ए और बी हैं, ये दोनों फर्म को मिलकर के चला रहे हैं, लेकिन ए और बी को मैनेजमेंट का यानी कि प्रबंधन का बहुत अच्छा ज्ञान नहीं, मतलब ज्ञान तो है लेकिन बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है, जिससे कि हमारे जो व्यवसाय है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है। अब कोई भी फर्म या संस्था चाहती है कि हमारे व्यापार में कहीं पर भी कोई भी कमी ना रहे, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी संस्था में प्रवेश देती है जिसको कि प्रबंधन का भरपूर ज्ञान हो, बहुत ही अच्छा ज्ञान हो, ताकि उसकी जो व्यापार की प्रबंधन समस्या है वो दूर हो सके। तो इस कंडीशन में भी कोई नया व्यक्ति साझेदार बन सकता है।
चौथा है नए साझेदार के ख्याति का प्रयोग। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक्स है और वाई है, ये दोनों लोग अपना फर्म मिलकर के चला रहे हैं। इन दोनों की फर्म की ख्याति भी नॉर्मल है, मतलब ठीक ठाक प्रसिद्ध है इनका फर्म। लेकिन कोई नया साझेदार है जेड, वो उसकी अपनी एक बहुत ज़्यादा ख्याति, बहुत ज़्यादा नाम है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एक्स और वाई चाहेंगे कि अगर जेड हमारे साथ आकर के हमारी संस्था में साझेदार बन जाए तो इससे हमारी संस्था का नाम होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि जेड का तो अपने से पहले से उसके पास ख्याति है, पहले से उसके पास प्रसिद्धि है। तो उसके नाम के बूते पे क्या होगा कि एक्स और वाई का जो संस्था है वो काफ़ी अच्छे तौर पे आगे चलने लगी। जैसे मान लीजिए जब हम लोग वोट देने जाते हैं, अगर आप भाजपा को वोट देना है आपको, तो हम लोग अधिकतर कब वोट देते हैं? मोदी जी के नाम पर देते हैं वोट, क्योंकि भाजपा के जो मुख्य सदस्य हैं वो कौन है? मोदी जी हैं। तो हम लोग उनके नाम पर वोट देते हैं। तो अगर वो मोदी जी आज किसी और संस्था में आज किसी और पार्टी में जाकर के मिल जाते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होंगे कि उस पार्टी को इसलिए बस वोट देंगे क्योंकि वहाँ पर मोदी जी हैं। ठीक है, तो यही होता है कि नए साझेदार की ख्याति का प्रयोग। पाँचवां है विदेश में व्यापार। अगर कोई संस्था है, साझेदारी संस्था, वो चाह रही है कि उसका व्यापार विदेश में भी फैले, विदेश में भी प्रसिद्ध हो, बट उसके पास अभी प्रेजेंट में कोई ऐसे सदस्य नहीं है जो कि विदेश में जा कर के व्यापार कर सके। तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए सी है, जिसके पास विदेश में व्यापार करने की क्षमता भी है, ज्ञान भी है, और वो वहाँ पर जाकर व्यापार कर भी सकता है। तो उस कंडीशन में जो हमारी व्यापारिक संस्था है, साझेदारी संस्था, वो सी को अपने साझेदार के रूप में प्रवेश दे देगी। छठवां है निवृत्त साझेदार की कमी को पूरा करने के लिए। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी, ये तीनों लोग साझेदार के रूप में एक संस्था चला रहे थे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बाद में सी जो है वो चला गया। सी चला गया तो सी अपने साथ साथ अपनी पूंजी, अपनी ख्याति, बाकी उसकी जो कुशल योग्यता होगी वो सब कुछ लेके चला गया होगा। अब उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें किसी न किसी और उसी तरीके के योग्य सदस्य को अपने साझेदारी संस्था में एडमिशन देना पड़ेगा, ताकि हमारी साझेदारी व्यापार पर कोई बुरा असर ना पड़े सी के जाने का। तो इस कंडीशन में भी नए साझेदार का प्रवेश होता है। और लास्ट है कि फर्म की विभिन्न परिस्थितियों की मांग के अनुसार, एक व्यापार में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आ सकती हैं जब उस व्यापार को किसी नए सदस्य की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उस परिस्थिति के अनुसार भी किसी नए साझेदार को प्रवेश दिया जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स, कुछ कारण थे जिसके आधार पर किसी नए साझेदार का प्रवेश होता है। अब आइए देखते हैं कि जब कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उस कंडीशन में लेखांकन की, यानी कि जो अकाउंटिंग हम लोग बुक कीपिंग करते हैं, उसकी कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। तो फिर से उसे भी देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पर नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण, यानी कि जो साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है वो फर्म में कितनी पूंजी लाएगा, इस बात का निर्धारण करना पड़ता है। यानी कि ऐसा तो अधिकतर होता है कि साझेदार अपने हिसाब से, अपने मन से पूंजी लाता है, लेकिन कभी कभी जो होते हैं पुराने साझेदार, वो चाहते हैं कि वो उनके लाभ के अनुपात के आधार पर वो नए साझेदार से पूंजी मंगाए। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, निर्धारण करना पड़ता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है कि उन्हें नए साझेदार से कितनी पूंजी अपने व्यवसाय में मंगानी है। दूसरा है नए लाभ हानि अनुपात की गणना। तो जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसका भी लाभ का कुछ हिस्सा बन जाता है, जिसकी वजह से पुराने और नए दोनों ही साझेदारों के हमें लाभ हानि अनुपात को फिर से कैलकुलेट करना पड़ता है। तीसरा है त्याग अनुपात। जब नया साझेदार आता है तो उस कंडीशन में पुराने साझेदार जब अपना लाभ का कुछ हिस्सा नए साझेदार के पक्ष में छोड़ेंगे, देंगे, तभी ना नए साझेदार का जो लाभ का हिस्सा बनेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना होता है, त्याग अनुपात की भी गणना करनी पड़ती है। देखिए बच्चों, ये जो दोनों टॉपिक हैं हमारे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसका हम डिटेल में वीडियो बनाएंगे, जो कि इस वीडियो का नेक्स्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर हम आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से समझाएंगे और बताएंगे कि इसकी गणना किस प्रकार होती है। चौथा है हम लोग का ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति का मूल्यांकन क्या होता है, यानी कि जब कोई भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसकी कुछ अपनी ख्याति होती है, और पुरानी साझेदारी फर्म की भी अपनी कुछ ख्याति होती है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है कि ख्याति का फिर से मूल्यांकन करना पड़ता है कि इस मतलब प्रेजेंट टाइम में हमारी ख्याति की क्या स्थिति है, और उस आधार पर हम लोग ये देखते हैं कि नया साझेदार कितना लाएगा ख्याति के रूप में। तो ये हो गया मूल्यांकन। और दूसरा है ख्याति का लेखांकन, यानी कि लेखा कैसे किया जाएगा, एंट्री क्या बनेगी, उसका कहाँ कहाँ पर लेखा किया जाएगा, इसे ही हम लोग कहते हैं ख्याति का लेखांकन। छठवां है संपत्तियों व दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन। देखिए, जो साझेदारी संस्था पहले से चली आ रही है उसकी जो संपत्तियां होंगी, हर समय उसकी संपत्ति और दायित्वों का मूल्य क्या होता है, चेंज होते रहता है। इसीलिए हर साल हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन जब कोई नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए अगर वो उस टाइम प्रवेश कर रहा है जब किसी वर्ष के बीच में प्रवेश कर रहा है, या फिर कहीं पे वर्ष के अंत में न करके किसी भी और समय पर प्रवेश कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें फिर से अपनी संपत्ति और दायित्वों का मूल्यांकन करना पड़ता है कि आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हमारी संपत्ति कितनी है और हमारे दायित्व कितने हैं, ताकि उन सभी का जो वितरण है, जो भी लाभ आगे होगा, उन सभी को पुराने और नए दोनों ही साझेदारों में अच्छे से बांटा जा सके। फिर है सातवां अवितरित लाभों व हानियों का समायोजन। देखिए, कुछ लाभ ऐसे होते हैं या फिर कुछ हानियाँ ऐसी होती हैं जो कि अभी तक पुराने साझेदारों में बांटी नहीं गई हैं, लेकिन जब नया साझेदार आ जा रहा है तो उस कंडीशन में ये आवश्यक हो जाता है कि जो पुराने साझेदारों की अभी तक की लाभ और हानियाँ जो कि उन्हें नहीं मिली है, वो उन्हें प्रदान कर दी जाए, नहीं तो आगे कैलकुलेशन में दिक्कत होगा। तो ये भी वही चीज़ें, अवितरित लाभ व हानि, जो अभी तक आप लोग फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में हम लोग जो प्रॉफिट रहता था उन्हें साझेदारों में बांटते थे, जो भी अवितरित लाभ रहता था वो बांटते थे, तो उन्हें ही यहाँ पे कहा गया है। लास्ट है पूंजी का समायोजन, यानी कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी की गणना। मतलब कभी कभी होता है कि जो पुराने साझेदार होते हैं वो ये चाहते हैं कि जब नया साझेदार आ ही गया है तो उसके लाभ के हिस्से के आधार पर उसकी पूंजी की गणना हो गई, तो उसी आधार पर हम लोग भी अब अपनी पूंजी की फिर से गणना कर लेते हैं, और उसी हिसाब से हम भी अपनी पूंजी अब लगाएंगे।
तो उस कंडीशन में अगर ये पुराने साझेदार चाहें तो अपनी पूंजी की गणना फिर से कर सकते हैं और चाहें तो उसमें कमी या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लेखांकन समस्याएं थी जो कि नए साझेदार के प्रवेश पे आती हैं, जिसमें से कि आपका हर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने सिर्फ आपको शॉर्ट फॉर्म में इसका मतलब समझाया है। अभी आगे के वीडियोज़ में हम एक एक करके आपको सबके क्वेश्चंस भी समझाएंगे और सबका मतलब भी आपको वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए लाभ हानि अनुपात और त्याग अनुपात की गणना का मतलब क्या होता है और विभिन्न स्थितियों में इनकी गणना किस प्रकार की जाती है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ, एक और दमदार वीडियो के साथ। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।